हाँ नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमारा नया लेसन है, नया पाठ शुरू हो रहा है मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या से उपाध्याय हरियोधि के बारे में हमने कल तक पढ़ लिया है, जो पवन दूती के माध्यम से जिसमें राधा की विरह दशा का वर्णन किया गया था। आज हम अगला अध्याय पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल का ही कवि है, आधुनिक कालीन कवि है। आधुनिक काल में भी द्विवेदी काल का कवि है, यानी हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, काल विभाजन का जो आधुनिक काल है, पहला आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और चौथे नंबर का जो काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल के ही हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। और आधुनिक काल में भी जो काल विभाजन हुआ, आधुनिक काल को भी कई उपखंडों में विभाजित किया गया, जिनमें भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु काल और भारतेंदु काल के बाद में ही जो दूसरा काल आता है हमारा द्विवेदी काल, उस द्विवेदी काल के महत्वपूर्ण कवि रह चुके हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी कि इनको राष्ट्र कवि की उपमा भी दी जा चुकी है। तो सबसे पहले इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। इनका जन्म है 1886 में चिरगांव। 1886 में जन्म हुआ है। चिरगांव एक गांव का नाम है। झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, जिला झांसी उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है। 1886 में इनका जन्म हुआ है। गांव का नाम है चिरगांव और झांसी उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई है 1964 ईस्वी में। 64 ईस्वी में 1964 ईस्वी में इनका देहावसान हो चुका है। अब देखो पहली लाइन पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित, यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपमा दी गई है। राष्ट्र कवि कौन सा कवि होता है? ऐसा कवि जो पूरे राष्ट्र का कवि हो, पूरे देश का कवि हो। जैसे राष्ट्रपिता पूरे देश का पिता है, इसी प्रकार से राष्ट्र कवि यानी पूरे देश का कवि। और देश का कवि का मतलब होता है ऐसा कवि जिसने किसी एक धर्म, एक पंथ, एक समाज को आधार बना करके काव्य लेखन नहीं किया, बल्कि उसने संपूर्ण अपने देश को समाहित करते हुए, अपने देश को एकाकार करते हुए काव्य लेखन किया, जिसमें सभी मनुष्यों का दुख दर्द हो, सभी मनुष्य, उसमें प्रकृति का भी चित्रण हो, उसमें मनुष्य की अनेक प्रकार की वेदनाओं की भी अनुभूति हो। सब प्रकार से उनको सब प्रकार से काव्य लेखन किया, सबको एकाकार किया, सबको समेटा और उनको ये उपमा दी गई जिसका नाम है राष्ट्र कवि। अर्थात पूरे देश के कवि थे, संसार के वो देश के जितने भी लोग थे, इन सभी को इनकी उपमा दी गई राष्ट्र कवि के रूप में। अर्थात इनको राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। पूरे देश का एक बड़े कवि के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया गया। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि रहे, यानी जो द्विवेदी युग आया, पहला युग था हमारा भारतेंदु युग, यानी आधुनिक काल में ही पहला युग जो था भारतेंदु युग के नाम से, भारतेंदु काल के नाम से। उसके बाद में द्विवेदी काल आया। द्विवेदी काल जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जिसका नामकरण किया गया। तो एक नंबर तो भारतेंदु काल और दूसरा नंबर तो द्विवेदी काल आया। इसका समय था 1857 से 1900 तक, और इसका समय 1900 से लेकर के 1918 तक चला, 1918-20 तक लगभग। तो द्विवेदी काल के प्रमुख कवि रहे, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो एक नामकरण किया गया है, कालखंड का नामकरण किया गया जिसका नाम था द्विवेदी काल। और द्विवेदी काल के प्रमुख कवियों में स्थान आता है मैथिली शरण गुप्त का। खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप डालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। खड़ी बोली यानी जिसको हम आज लिखते हैं, आज पढ़ते हैं और समझते भी हैं, यानी खड़ी बोली ये जो बोली है, ये जो भाषा है हमारी, ये खड़ी बोली है। यानी इससे पहले हमारी मुख्य रूप से भाषा चलती थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा चलती थी? ब्रज भाषा चलती थी। ब्रज भाषा में ही काव्य लेखन होता था। और काव्य लेखन के अतिरिक्त जो अन्य प्रकार की बोलियां थी, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उनमें लोग आपस में अपने विचारों का विनिमय करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन आधुनिक काल आने पर, आधुनिक काल में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले ही काल भारतेंदु काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उस खड़ी बोली को
काव्य में प्रतिष्ठा तो दिला पाए, लेकिन उसका परिमार्जन नहीं हुआ, उसका शोधन नहीं हुआ, और इसको आगे चल करके द्विवेदी काल में इसका शोधन किया गया, इसको एक प्रकार से परिमार्जन किया गया, और परिमार्जित भाषा किस काल में हुई? द्विवेदी काल में। और उसमें भी द्विवेदी काल में भी मैथिली शरण गुप्त जी ने इस खड़ी बोली को परिमार्जित करने में, साफ सुथरी भाषा बनाने में, अनावश्यक कोई भाषा का शब्द ना आ जाए, ब्रज भाषा का कोई शब्द ना आए, और अनेक प्रकार के देशज भाषाओं के कोई शब्द ना आए, ऐसा कार्य किया मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप डालने का काम सबसे अधिक किसने किया है? गुप्त जी ने। यानी आज जिस हम भाषा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको प्रतिष्ठित करने में मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख भूमिका रही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैकट्यता के कारण गुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका में नियमित रूप से लेखन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैकट्यता यानी निकटता, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निकट रहते थे, पास में ही रहते थे, और उनकी नजदीकता के कारण, उनके पास रहने के कारण, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहने के कारण ये गुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका में नियमित रूप से काव्य लेखन किया। सरस्वती पत्रिका का काव्य लेखन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह पत्रिका निकाली थी 1900 ईस्वी में। सन 1900 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्रिका निकाली, जिस पत्रिका का नाम था सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिकाओं में ऐसे ही कवियों की कविताएं लिखी जाती थी जो देश प्रेम से लिखी जाती थी, राष्ट्र प्रेम से वशीभूत होकर के लिखी जाती थी, जिसमें राष्ट्र के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया जाता था। और यह पत्रिका निकाली महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की निकटता किसने प्राप्त की? मैथिली शरण गुप्त ने। और मैथिली शरण गुप्त ने जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के निकट रहने लगे, उनके पास रहने लगे, तो उनके संपर्क में आने के कारण इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती में भी नियमित रूप से लेखन किया। नियमित रूप से ये खड़ी बोली में काव्य लेखन किया करते थे। और क्या हुआ देखो, साहित्य जगत में उनकी उपलब्धि का प्रमुख आधार स्तंभ उनकी भारत भारती नामक रचनाएं। साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में, यानी हिंदी साहित्य जगत जो है, हिंदी साहित्य जगत में इनकी उपलब्धि का प्रमुख आधार, यानी सबसे ज्यादा उपलब्धि किस कारण से मिली इनको, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस कारण मिली, सबसे ज्यादा ख्याति किस रचना से मिली, तो इस ख्याति का नाम है भारत भारती। भारत यानी भारत देश, और भारती यानी भारत में रहने वाले नागरिक। भारतीय यानी भारत देश और भारतीयों की दुर्दशा का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया, जो उनकी भारत भारती नामक रचना में। और इसमें क्या दिया, इसकी कविताओं ने राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हमारा भारत, और उस गुलामी में जकड़े हुए भारत की, यहाँ भारत देश की और भारतीयों की जो दुर्दशा है, उसका इन्होंने बखूबी वर्णन किया। उनका इन्होंने सूक्ष्मता से वर्णन किया अपनी रचना भारत भारती में। और इस सूक्ष्मता से इस रचना में भारतीयों का विश्लेषण करने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला ये प्रश्न बनता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपमा दी गई, ये तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र कवि की उपमा किस रचना के कारण मिली, किस रचना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के पद पर सम्मानित किया गया, कौन सी ऐसी रचना थी जिसके कारण वो राष्ट्र कवि की पद प्राप्त कर सके? तो उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण रहा है उनकी रचना भारत भारती। इनकी रचनाएं देखो कितनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं, बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ रखा होगा। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज और विष्णुप्रिया, तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनग, इनके नाटकों की रचनाएं, नाटकों की रचना की इन्होंने। और प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संग्राम, इनके अनुदित काव्य, यानी इन्होंने खुद नायक लेखन नहीं किया, बल्कि दूसरी भाषाओं से लेकर के अपनी काव्य भाषा में खड़ी बोली में इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठा दिलाई है, जो इनके अनुदित काव्य हैं। अब देखो लाइन दे रखी है, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें लोकप्रियता प्रदान की, यानी इनको रचना में इनको राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया भारत भारती के कारण, और भारत भारती रचना के कारण ही इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई। ये संसार, ये साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में लोकप्रिय कवि कहलाए। लेकिन
परंतु साकेत महाकाव्य में उन्हें शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रतिष्ठा मिल गई भारत भारती के कारण, पहचान मिल गई भारत भारती के कारण, लेकिन उस पहचान को आगे बढ़ाने में, उसे शिखर तक पहुंचाने में, उसे चोटी तक पहुंचाने में, उसे ऊंचाई तक ले जाने का कार्य किया। इनकी रचना साकेत। दूसरी रचना आती है साकेत। साकेत में क्या दे रखा है? राम कथा पर आधारित है, जिसमें उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। तो उर्मिला है, उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी, श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, उनकी पत्नी सीता उनके साथ गई, भाई लक्ष्मण साथ गए, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जिन्होंने महल में रहकर ही वनवासियों से भी बदतर जीवन बसर किया, वनवासियों से भी ज्यादा घोर संकट उन्होंने महलों में पाए, और वह अपने प्रियतम से, अपने पति से दूर रह करके उन्होंने उस महल में ही एक वनवास धारण कर लिया था और अपने पति का त्याग किया था। ऐसी उस राम कथा पर आधारित है, जिसमें उर्मिला को एक त्यागमयी, जिन्होंने अपने पति को त्याग दिया, ऐसी नारी के रूप में चित्रित किया है। तो मैथिली शरण गुप्त को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख कवि रहे कौन? प्रमुख रचना कौन सी रही है उनकी? भारत भारती। लेकिन यहाँ पर इनको भारत भारती के कारण इनको क्या मिल गई? हिंदी साहित्य जगत में इनकी प्रतिष्ठा मिल गई, इनका नाम हो गया, लेकिन उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? साकेत ने किया, जो एक त्यागमयी नारी के रूप में चित्र किया है। उर्मिला की पत्नी का नाम है साकेत में, उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी का नाम है, और उसने किस प्रकार से रह करके ही महलों में अपना जीवन व्यतीत किया, कैसा कष्ट में जीवन व्यतीत किया, उसका इस रचना में, साकेत रचना में बखूबी वर्णन मिलता है। और ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। तो ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, यानी जो राष्ट्रपति द्वारा जो नामित सदस्य होते हैं, जो साहित्य कला जगत में, खेल जगत में जिनको प्रतिष्ठा मिलती है, और उनके द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है, अपने आप के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिनको किसी एक विषय में, साहित्य में हो या कला में हो, संगीत में हो, खेल जगत में हो, उनको प्रतिष्ठा मिली है। ऐसे मनुष्यों को, ऐसे लोगों को राज्यसभा में सीधे ही बुलाया जाता है, उनका कोई चुनाव नहीं होता। इसी प्रकार से इनको साहित्य जगत में जो प्रतिष्ठा मिली, इन्होंने अच्छा काव्य लेखन किया। इस काव्य लेखन की प्रतिभा से संतुष्ट होकर के, इससे प्रभावित होकर के राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, अर्थात इन्हें राज्यसभा के सांसद भी रहे। राज्यसभा में ये सांसद बन करके ये रहे, और यहाँ में इन्होंने राजनीति में भी भाग लिया है। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे इनकी रचना के बारे में। धन्यवाद।